क्रेब साइकिल में सारे स्टेप एक्सप्लेन हो चुके हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। इतना हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस से बनने वाला पायरुविक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ और एस्टाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन किया, कोएंजाइम ए निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, एंजाइम सिट्रेट सिंथेज लगा और बना सिट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो सिट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। जब ये आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन भी होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है और NAD+ NADH2 में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो CO2 निकलता है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन जब हो जाएगा तो कार्बन की संख्या घट जाएगी। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में तो देखिए डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है, सबसे पहले CO2 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन होगा, यहाँ NAD+ का NADH2 में रिडक्शन भी हो जाएगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो कोएंजाइम ए तो निकल जाएगा, बस एक और काम होगा, जो एनर्जी निकलेगी वो GTP को GTP में कन्वर्ट कर देगी। बस GTP को फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे, GDP में, तो फास्फेट निकलेगा, वो फास्फेट ADP में जुड़ जाएगा, ATP बन जाएगा। तो यहाँ दो घटनाएं एक साथ चल रही हैं, GDP का GTP में और ADP का ATP में, तो दो घटनाएं एक साथ तो को कपल्ड रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ कपल्ड रिएक्शन हुआ और सीधे ATP बन गई है। ATP तो बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो हुआ नहीं है लेकिन ATP बनी है। ऐसा कोई भी ATP का तरीका जिसमें सीधे सबस्ट्रेट से बन जाए उसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। FADH2 में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब ये तो रिडक्शन हुआ है लेकिन इसका इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, या इसी समय क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और मैलिक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में जब कन्वर्ट होगा तो फिर से वही ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, लेकिन NAD+ का क्या हुआ, रिडक्शन। तो कुल इतने क्वेश्चन हैं कि कितने ऐसे स्टेप हैं जब ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन होता है, तो कहोगे 4 स्टेप हैं। उस चारों में से 3 स्टेप ऐसे हैं जहां NADH2 बनेगा और 1 स्टेप ऐसा है जहां FADH2 बनेगा। कितने ऐसे स्टेप हैं जहां CO2 निकलता है या कितने ऐसे स्टेप हैं जहां डी कार्बोक्सिलेशन होता है, तो कहोगे वो 2 स्टेप हैं। और वो 2 स्टेप की खास बात है वो दोनों लगातार हैं, सक्सेसिव लिखा हुआ है, ठीक है। कितने ऐसे स्टेप है जहां वाटर लगते हैं, 2, एक वाटर यहां लगा है और एक वाटर यहां लगा, तो एक क्रेब साइकिल में कुल कितने वाटर लगते हैं, तो कहोगे 2 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। इतने ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आपसे एग्जामिनर क्रेब साइकिल लिखवाएगा नहीं, लेकिन वो ये जरूर पूछ लेगा, 4 स्टेप दे देगा और कहेगा कौन सी ऐसी जगह है जहां NADH2 बनता है, या कौन सी ऐसी जगह जहां FADH2 बनता है, या कौन सा ऐसा स्टेप जहां CO2 निकलता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। डायग्राम में जो पढ़ा हुआ आपको लग रहा हो वो अपने डायग्राम में बढ़ा लीजिए और फिर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तीन क्वेश्चन और बताए हैं। इस साइकिल के 3 नाम हैं। क्यों? क्योंकि 3 परिस्थितियों में देखा गया है। पहला, इसको बताया किसने, हाइंस क्रेब, तो नाम क्या रखना पड़ा, क्रेब साइकिल। पहला प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड, तो नाम क्या रखना पड़ा, सिट्रिक एसिड साइकिल। और उसी का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो नाम क्या रखना पड़ा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। लिखें, क्रेब्स साइकिल। तो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले।
फर्स्टली एक्सप्लेन बाय, किसके द्वारा? तो आंसर देंगे हाइंस क्रेब। इसी नाते नाम क्या पड़ गया? क्रेब साइकिल। इसी का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों? फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? इज सिट्रिक एसिड। इसी का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों? फिर वही बात है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो है कौन? तो वही सिट्रिक एसिड ही तो है। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का याद कर ले तो एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, और 3 COOH जुड़े हैं यहां। बैलेंसी मेंटेन करने के लिए यहां H लगा है, यहां H लगा है, यहां OH है, यहां H है और यहां H है। ये किसका है? सिट्रिक एसिड है। कितने COH हैं? 3। तो नाम क्या रखना पड़ा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब साइकिल स्टार्ट कैसे होती है? स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल विद या एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड along with water। to make 6 कार्बन कंपाउंड। कौन सा? सिट्रिक एसिड विद हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा? सिट्रेट सिंथेज। ठीक है। किसी भी क्रेब साइकिल में ईच क्रेब साइकिल की अगर हम बात करें तो मेन 4 स्टेप हैं। डिहाइड्रो या ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो। मेन 2 स्टेप हैं। डीकार्बोक्सिलेशन। एक स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन या एटीपी फॉर्मेशन। 3 स्टेप हैं ऑफ NADH फॉर्मेशन और एक स्टेप है FADH
DH2 फॉर्मेशन। और 2 स्टेप हैं बेसिकली ऑफ वाटर कंज्यूम। चलिए लिखिए, 3 स्टेप हैं जहां क्या होता है, NAD प्लस रिड्यूस इनटू किसमें, NADH प्लस H में, या इसी को हम क्या कहेंगे, NADH फॉर्मेशन। बात तो एक ही है। अब 3 स्टेप है तो बताने पड़ेंगे कौन सा स्टेप है। तो पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा बताओ। पहला बताओ, वही बताओगे, वही लिखेंगे। आइसो सिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। दूसरा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सीनाइल, तेजिस लिखो, कोएंजाइम ए। और तीसरा मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अच्छा चलो, एक स्टेप है जहां क्या होता है, FAD प्लस रिड्यूस इनटू किसमें, FADH2 या FADH2 सिंथेसिस भी कर सकते हो, बात एक ही है। अब एक ही स्टेप है तो बताओ कौन सा है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। एक क्वेश्चन, एंजाइम कौन सा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बाई एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मामले में, तो अगर थोड़ा बहुत हम लोगों को बायोमॉलिक्यूल याद हो तो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करने के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज चाहिए। इसका एक इनहिबिटर है माइलोनेट, याद है, तो माइलोनेट वाली कॉन्सेप्ट यहाँ है, वो वहीं बायोमॉलिक्यूल में देखेंगे। अब यहाँ देख लो, ये एंजाइम किसका है, क्रेब्स साइकिल का। और क्रेब्स साइकिल चलती कहाँ है, मैट्रिक्स में। लेकिन यही एक ऐसा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ, मैट्रिक्स में। लेकिन एक्सेप्शन है, क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम है जो इनर मेम्ब्रेन से अटैच है, वो यही है। तो ये क्या है, तो ये एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल है। दैट not found in matrix but found attached to किससे, inner membrane of mitochondria। थोड़ा जल्दी लिखो। एक ही स्टेप है
किसका? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन या एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन कपल्ड विद जीटीपी फॉर्मेशन। कौन सा स्टेप है, कहां से कहां तक था बेटा? तो कहोगे सक्सिनाइल कोएंजाइम A2 सक्सेनिक एसिड। दो स्टेप हैं जहां वाटर कंज्यूम हुआ। तो दो स्टेप है, तो पहला कौन सा था? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड, और दूसरा फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड। ये क्या नहीं है? ऑक्सीडेशन नहीं है। अब दो अच्छे सवाल सुन लीजिए, फिर हमको बता दीजिए। किसी एक क्रेब साइकिल से आपको क्या 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 मिलता है? जब एक क्रेब साइकिल चलाओगे तो सबसे पहले 3 NADH2 मिल जाएंगे, एक FADH2 मिल जाएगा, एक ATP मिल जाएगी और 2 CO2 मिल जाएंगे। लेकिन एक ही क्रेब साइकिल क्यों चलाओगे? क्रेब साइकिल तो 2 चलाना पड़ेगा। क्यों? ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, तो 2 क्या चलेंगे? क्रेब साइकिल। तो अगर 2 क्रेब साइकिल चलेंगी तो क्या मिलेगा? तो संख्या डबल कर लेंगे। संख्या डबल कर लेंगे क्या? जो NADH2 3 मिलते थे वो 6 कर लेंगे, जो FADH2 1 मिलता था वो 2 कर लेंगे, जो ATP 1 मिलती थी वो 2 कर लेंगे, और जो CO2 2 मिलते थे वो 4 कर लेंगे। लिखो 1 क्रेब साइकिल क्या क्या देगी? तो कहोगे 3 NADH प्लस H प्लस 2, 3 ये देगी। एक देगा क्या बेटा? FADH2। एक ही मिलेगी क्या? ATP, और 2 मिलेंगे क्या? CO2। और अगर 2 क्रेब साइकिल चला दो तो 2 क्रेब साइकिल से बताओ बेटा, 6 हो जाएंगे NADH प्लस, और 2 हो जाएंगे FADH2, 2 हो जाएंगे क्या? ATP, और 4 हो जाएंगे क्या? CO2। अब 2 चलाओगे क्यों? तो एक ग्लूकोज अगर ले लो तो मिलेंगे क्या? 2 पायरुविक एसिड, तो 2 ही क्या मिलेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम है, तो क्या चलेंगी? 2 क्रेब साइकिल। तो क्वेश्चन ध्यान से
क्रेब साइकिल का क्या क्या प्रोडक्ट होगा। तो अगर एक ग्लूकोज कह दिया तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या कह रहा है, वो 2 क्रेब साइकिल कह रहा, वरना क्वेश्चन में लिखा होगा ईच क्रेब साइकिल, तो ईच लिखा होगा तो आप सिंगल की बताइएगा, या तो फिर ग्लूकोज से पूछेगा तो डबल से बताइएगा। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ग्लूकोज से पूछा तो डबल वैल्यू बताएंगे, और या तो ईच कहेगा तो ईच बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। सही है। अब कुछ और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक ग्लूकोज है, उससे मिला 2 पायरुविक एसिड और उससे मिले 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, और उससे चली 2 क्रेब साइकिल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंज देखो क्या कह रहा है, कह रहा अगर एक पायरुविक एसिड से शुरू करो, एक, तो एक पायरुविक एसिड ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पायरुविक एसिड ले लिया गया, तो पहले मिलेगा एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो चलेगी क्या, एक ही क्रेब्स साइकिल। अब आराम से बताओ, अगर हम एक पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल तक का काम खत्म कर लें तो आपको क्या 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 मिलेगा पूरा वहां तक। तो देखो, जब ये काम कर रहे थे तो एक CO2 निकल गया था और एक NADH+ निकल गया था, और जब एसिटाइल कोएंजाइम में से क्रेब्स साइकिल चलाएं तो 2 CO2 नहीं निकले हैं, हाँ या ना, 2 CO2 निकले हैं और 3 NADH+H+, एक FADH2 और एक ATP। लगा क्या क्या है जरा बताओ, आराम से बताओ, जल्दी नहीं है। अगर ये एक NADH निकला है तो एक NAD+ यहां लगा होगा, 3 NADH2 निकले हैं तो 3 यहां लगे होंगे, तो कितने NAD लग गए, 4। अच्छा ठीक है। एक FADH2 निकला है तो कितने FAD लग गए, 1, और एक ATP निकला है तो कितने ADP लग गए, 1। अच्छा, एक और क्वेश्चन, कितने वाटर लग गए, तो यही तो 2 वाटर लगते हैं। तो अगर ऐसे रिएक्शन लिखी जाए कि पायरुविक एसिड में जोड़ दो 4 NAD, पायरुविक एसिड में जोड़ दो 4 NAD+, एक FAD+, एक ADP+, 2 वाटर, तो बनेगा क्या बताओ, लिखो नहीं, बताओ। पायरुविक एसिड में, तो पायरुविक एसिड से शुरू किया है, इसका मतलब ये वाली घटना और ये वाली घटना सब इस एक साथ है, तो 4 NAD लिखे हो तो किधर क्या मिलेगा, 4 ही NADH+, 4 H+ भी तो होंगे, और क्या मिलेगा, एक मिलेगा FADH2+, एक ही मिलेगा क्या, ATP+, कितने CO2, तो भाई एक CO2 ये और एक CO2 ये, तो कुल कितने हो गए, 3 CO2। अच्छा, ये रिएक्शन एक क्यों चलेगी, रिएक्शन तो डबल चल रही है, क्योंकि एक ग्लूकोज से मिले क्या थे, 2 पायरुविक एसिड। तो अगर हम यहां 2 कर दें तो क्या होगा, तो जैसे ही हम यहां 2 करेंगे वैसे यहां 8 करना पड़ेगा, नहीं करोगे, वैसे यहां 2 करना पड़ेगा, वैसे यहां 2 करना पड़ेगा, यहां 4 करना पड़ेगा, यहां
8 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, और यहाँ कितने हो जाएंगे 6। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एक ग्लूकोज से रेस्पेक्ट में सोचेंगे, एक ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में सोचेंगे, तो पायरुविक एसिड से आगे जब रिएक्शन चलाओगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, तो कहोगे 8 NADH2 आएंगे और 2 FADH2 आएंगे, 2 ATP आएंगे और 6 CO2। तो अगर हम लोग शुरू कर दें एक ग्लूकोज से क्या बना लें, 2 पायरुविक एसिड, और क्या चला लें, पूरा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट कर लें, तो क्या क्या मिलेगा बताओ बेटा। जल्दी नहीं बताएंगे, आराम से बताएंगे। तो 8 क्या मिलेंगे, NADH प्लस, और कितने FADH2, 2 मिलेंगे FADH2, कितने CO2, 6 CO2, और कितने ATP, 2 ATP। और अगर हम यहां से यहां वाले भी जोड़ लें तो यहां 2 मिल गए होंगे NADH2 और 2 मिल गए होंगे क्या, ATP। तो जरा आराम से बताओ, अगर हम ये भी जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, तो भाई 2 ये हैं, 8 ये हैं, कितने हो जाएंगे 10, 2 ATP ये हैं, 2 ATP हैं, क्या हो जाएंगे 4। कह रहा सब कुछ तो हो गया, ग्लाइकोलिसिस चला लियो, लिंक रिएक्शन चला लिए, क्रेब्स साइकिल चला लिए, ATP कितनी बनी अभी तक, भाई 2 ये मिली है और 2 ये मिली है, एकदम 4 ही तो हुई, और बनानी कितनी है 38। इसका मतलब कुछ और गड़बड़ है। तो एनसीईआरटी इसको ऐसे समझा रहा है क्या, कि भाई एक पायरुविक एसिड का इस्तेमाल करोगे तो 4 NAD खर्चा होंगे, 2 इस्तेमाल कर लोगे 8 NAD खर्चा हो जाएंगे, 2 इस्तेमाल कर लोगे 8 NADH प्लस मिल भी जाएंगे, 2 FADH2 मिल भी जाएंगे, 2 ATP मिल भी जाएंगे, 6 CO2 निकल भी जाएंगे। लेकिन ATP तो बहुत कम रह गई, सारे के सारे CO2 तो निकल गए जितने निकलने थे, CO2 तो सारे निकल गए, तो CO2 सारे निकल गए हैं, लेकिन ATP बहुत कम मिली है। इसका मतलब है कि कुछ अभी बाकी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अगर पूरा एक ग्लूकोज से काउंट करा दिया जाए, अगर पूरा एक ग्लूकोज से काउंट करा दिया जाए तो कितने, अगर 1 ग्लूकोज से काउंट करा दिया जाए से अप टू क्रेब्स साइकिल, तो बताओ कुल कितने NADH2 मिले, तो 8 वो, 8 ये, 2 ये, कितने 10, और कितने FADH2, वो 2 ही रहेंगे, कितने CO2, 6 ही रहेंगे, ATP 2 ये होंगे, 2 ये। तो अगर एक ग्लूकोज से जोड़ लिया जाए पूरा तो कुल मिल जाएंगे 10 NADH प्लस, कुल मिल जाएंगे 2 FADH2, कुल मिल जाएंगे 4 ATP, और कुल मिल जाएंगे 6 CO2। तो ये तो काफी कम लग रहा है। ग्लूकोज तोड़ लिया, पायरुविक एसिड बना लिया, स्टाइल कोएंजाइम बना लिया, क्रेब्स साइकिल चला लिया, सारे CO2 निकाल लिए, ATP कितने हाथ आए, कितने, केवल 4। इसका मतलब कुछ अभी काम बाकी है। चलो लिखो, इसके पीछे है क्या, नहीं इसके पीछे नहीं है, यहां से लिखो। चलो बताओ भाई, चलो यहां शुरू करते हैं। TCA साइकिल
स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद क्या, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड क्या, वाटर, निकला क्या, सिट्रिक एसिड। रिएक्शन कैटालाइज बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, बात खत्म। लेकिन साथ में क्या निकल गया, एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए सिट्रेट को क्या कर दिया, आइसोमेराइज, तो बन गया आइसोसिट्रिक एसिड। फिर लगातार दो क्या होंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। तो पहला जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और जब दूसरा होता तो क्या बनता है, सक्सेनाइल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा बाकी जो स्टेप हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, उसमें सक्सेनाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करके फाइनली क्या बनाए हैं, फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए का जब सक्सेनिक एसिड में कन्वर्जन होता है तब ऑक्सीडेशन नहीं होता है, आगे ऑक्सीडेशन होता है और कंटिन्यू हो जाएगा। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सेनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड क्या निकल जाएगा, जीटीपी। और दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन ए कपल्ड रिएक्शन। जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगी जीडीपी में और साथ में सिंथेसिस हो जाएगी एटीपी, कहां से, एडीपी से। तीन स्टेप हैं जहां NAD प्लस रिड्यूस करके क्या बना लेगा, NADH2, और एक ही स्टेप है जहां FAD रिड्यूस करके क्या बना लेगा, FADH2। एक यहां पॉइंट लिखा है, लिखा यह है कि यदि आप ये साइकिल कंटिन्यू चलाना चाहते हो तो कौन कौन सी चीजों को आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, भाई आप इस्तेमाल कर रहे हो ना तो खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को दोबारा बनाया गया, एक बात। दूसरा NAD प्लस और FAD प्लस भी तो खर्चा कर रहे हो, नहीं खर्चा कर रहे हो, तो NAD प्लस और FAD प्लस वापस लाने पड़ेंगे। कैसे, तो NADH2 को तोड़ दो NAD मिल जाएगा, FADH2 को तोड़ दो FAD मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा है अगर कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन करते रहोगे एसिटाइल कोएंजाइम ए का, किसके थ्रू, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो कंटिन्यूअस खत्म होते रहेंगे क्या, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और साथ में हमको रिक्वायरमेंट है, हमको रीजनरेशन करना पड़ेगा NAD प्लस का भी और FAD। तो NAD प्लस का रीजनरेशन कहां से होगा, NADH से, और FAD प्लस का कहां होगा, FADH2 से। समरी इक्वेशन ये दी है, पायरुविक एसिड से शुरू किया है, इसका मतलब लिंक रिएक्शन इंक्लूड है। तो कितने NAD 4, कितने FAD 1, कितने वाटर 2, कितने ADP 1, इधर आ जाओ, कितने CO2 3, 4 NADH2 मिल गए, 1 FADH2 मिल गया, 1 ATP मिल गया। यहाँ 2 लिख दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे, तो यहाँ 8 लिख दोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 6 लिखोगे, यहाँ 8 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखो। क्लियर है, कोई दिक्कत। कह रहा अच्छा एक लाइन जरा लिख लो, एक लाइन लिख लो जरा, फॉर कंटिन्यूअस TCA साइकिल। अगर कंटिन्यूअस चलोगी तो रीजनरेशन करना पड़ेगा ना। फॉर कंटिन्यूअस TCA साइकिल there must be regeneration, there must be regeneration, there must be regeneration। फिर से, फॉर कंटिन्यूअस TCA साइकिल there must be regeneration, किसका किसका, 3 चीजों का। किसका, रीजनरेशन ऑफ OAA मतलब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, रीजनरेशन ऑफ OAA कामा NAD प्लस कामा FAD प्लस। चलो, वाटर का रीजनरेशन नहीं करेंगे तो वो एंजाइम में मिलते रहते हैं उसी साइकिल में। इधर देखो जरा, वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज टूट चुका है और CO2 निकल चुके हैं। 8 क्या मिल गए, 8 मिल गए NADH और 2 क्या मिल गए FADH2 सिंथेसाइज, और लेकिन केवल 2 मिले हैं क्या, ATP। यू में वंडर, आपको आश्चर्य होगा, वाई वी हैव डिस्कस क्या, रेस्पिरेशन एट ऑल क्या, ना तो O2 का अभी तक कोई रोल आया है और ना ही कुछ समझ में आया है कि ये लार्ज नंबर ऑफ ATP नहीं बने हैं। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ना तो ऑक्सीजन का भी कोई नाम आया है
और बनाने 38 एटीपी और बने कितने हैं 4। इसका मतलब कुछ और गड़बड़ है। इसका मतलब है कि हमको पता करना पड़ेगा किसका, रोल ऑफ NADH और रोल ऑफ FADH। हमको समझना पड़ेगा रोल ऑफ ऑक्सीजन और हमें समझना पड़ेगा कि एटीपी कैसे बनती है। जरा ये डायग्राम देख लो एनसीईआरटी वाला। देखो पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम में बना, एक CO2 निकला, एक NADH2 निकला। अगर यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ 2 लिखोगे, तो यहाँ भी 2 लिखोगे, यहाँ भी 2 लिखोगे। क्लियर। ये चली साइकिल। देखो सीधे सिट्रिक एसिड तो बनाया, उसका सीधे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड लिखा है, तो सीधे तो बनता नहीं, बीच में कई स्टेप है, इसी नाते उसने डाट डाट बनाया है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तक एक CO2 निकल गया और एक NADH2 निकल गया। अच्छा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड, अब सीधे सक्सिनाइल कोएंजाइम वगैरह खा के कहां पहुंच गया, सक्सिनिक एसिड तक पहुंच गया। जब सीधे वहां पहुंच गया तो क्या क्या हुआ, इस दौरान एक CO2 निकला था, एक NADH2 निकला था, एक ATP भी तो निकला होगा। अच्छा, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड नहीं बताया है, सीधे कहां पहुंचा दिया है, मैलिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड से जब मैलिक एसिड जाओगे तो रास्ते में ये भी तो होगा। देखो यहाँ डाट डाट लिखा है, क्यों, सिंगल स्टेप तो है नहीं। हाँ ये सिंगल स्टेप है तो लाइन देखो पूरी पूरी दिखाई पड़ रही है। मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो जहाँ सिंगल स्टेप है वहां लाइन बहुत बढ़िया बनी हुई है, और जहां मल्टीपल स्टेप है वहां डाट डाट दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे यहाँ क्वेश्चन जानते हो कैसे बनेगा, ऐसे कहेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड तक आपको क्या मिलेगा, तो आप सीधे बता दो क्या मिलेगा, एक CO2 मिलेगा, एक NADH2 मिलेगा, एक GTP मिलेगा। सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड तक क्या मिलेगा, एक FADH2 मिलेगा। क्या इस स्टेप में FADH2 बनता है, इस स्टेप में तो नहीं बनता, बनता कब से है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तो वो लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा है। किस यहां से यहां क्या बनता है तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से कुछ सवाल बन सकते हैं, ऐसे पूछेगा सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या मिलेगा, सीधे बता दोगे। यहां से यहां क्या बनेगा, सीधे बता दोगे। यहां से यहां क्या बनेगा, सीधे। तो 4-5 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, नहीं तो रियल क्वेश्चन आप वहीं से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और हम एक डायग्राम बना रहे हैं वो बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका मतलब जरा समझ लीजिए क्या है। तो हुआ यह है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस, अब कुछ लिखे नहीं सुने, छूट जाएगा घर में लिख लीजिएगा। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस चला लिए, लिंक रिएक्शन चला लिए, क्रेब साइकिल भी चला लिए, एटीपी कम मिले हैं। तो उसके पीछे मेन वजह है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकली थी उसको NADH2 और FADH2 के फॉर्म में स्टोर कर लिया गया है। कहा गया अभी पहले ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, NADH2 FADH2 बना लेते हैं, बाद में उनसे ATP बनवा ली जाएगी। तो करना यह है कि NADH2 और FADH2 के पास जो एनर्जी स्टोर है अब उसको रिलीज कराया जाए और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP बनवाया जाए। यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का टारगेट। क्या है कि NADH2 और FADH2 का ब्रेकडाउन करिए, उनसे एनर्जी निकालिए और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP बनाइए। बात क्लियर है। अब जब ब्रेकडाउन किया जाएगा तो होगा क्या, देखो भाई NADH2 का ब्रेकडाउन करोगे NAD+ बनेगा, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। FADH2 का ब्रेकडाउन करोगे FAD+ बनाओगे, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो होगा क्या, इससे दो चीजें निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे और प्रोटॉन भी निकलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 पर निकलेगा NADH2 का, कॉम्प्लेक्स 2 पर निकलेगा FADH2 का, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों का इलेक्ट्रॉन आएगा कॉम्प्लेक्स 3 पर, 3 से आएगा कॉम्प्लेक्स 4 पर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पे बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, कुल 5 लिखे हैं। एक का नाम है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5।
फुल फॉर्म है, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरे का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरे का नाम साइटोक्रोम BC1, चौथे का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और पांचवे का नाम ATP सिंथेज। तो हुआ ये है कि जो पहला एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जो दूसरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला, बस पहले पर जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसका था, NADH2 का, और जो दूसरे पर था वो FADH2 का, और इलेक्ट्रॉन चला गया किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पर, और 3 से इलेक्ट्रॉन चला गया किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। कभी इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 5 मत पहुंचा दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स 4 पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो वो ऑक्सीजन को मिल गया, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन अपने में जोड़ लिया और क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रियल में क्या है, तो कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली कहां पहुंचा देते हैं, ऑक्सीजन के पास पहुंचा देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ये भी एक प्रकार का प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। तो दो बातें केवल बताई हैं। पहली बात, NADH2 और FADH2 के पास जो एनर्जी स्टोर है अब उसको रिलीज कराओ और उसका इस्तेमाल करके ATP बनाना है, टारगेट हो गया। NADH2 का ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स 1 पर होगा, FADH2 का ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स 2 पर होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 पर जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 पर जाएंगे और ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। ऑक्सीजन उनका इस्तेमाल करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब इनर मेम्ब्रेन पर एक कैरियर से दूसरे कैरियर को जाता है तो उसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये एक पहलू है। अब दूसरा पहलू देखो, जब NADH2 को NAD+ में कन्वर्ट करोगे तो प्रोटॉन निकलेंगे, FADH2 को FAD में कन्वर्ट करोगे प्रोटॉन निकलेंगे। तो प्रोटॉन को मैट्रिक्स से उठाएंगे और कहां छोड़ देंगे, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। अब ध्यान सुनिएगा, यहां H+ हाई है, मैट्रिक्स में लो H+ होते हैं। तो आप सोचो कि अगर लो से हाई जा रहे हैं तो फिर एनर्जी लगेगी। तो यहां से यहां प्रोटॉन को पंप किया जाता है। प्रोटॉन जब पंप करोगे तभी यहां ज्यादा और हो जाएंगे, ठीक है, यहां कम हो जाएंगे। तो जो प्रोटॉन निकलेंगे उनको मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पंप कर दिया जाएगा, और पंप करने में एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहां से आएगी, तो एनर्जी ऑक्सीडेशन से आएगी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसी का इस्तेमाल करके प्रोटॉन को भी पंप कर दिया गया। तो यहाँ एक पंथ दो काज हो गए। क्या, NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन किया गया, इलेक्ट्रॉन भी निकले और प्रोटॉन भी निकले। इलेक्ट्रॉन को कैरियर को दे दिया, वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर से तीसरे कैरियर अपना फ्लो करता रहा, और प्रोटॉन को उठा के कहां फेंक दिए, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। अभी देखो स्थिति ये बन चुकी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप आराम से कहोगे कि 1 नंबर का भी 3 नंबर पे आएगा, 2 नंबर का भी 3 नंबर पे आएगा, और 3 का 4 नंबर, और फाइनली किसके पास, ऑक्सीजन के पास जाएगा। फिर सवाल आता है फिर 5 नंबर क्या करता है, तो 5 नंबर कॉम्प्लेक्स का एकमात्र काम है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पर जो H+ हैं वो वापस कहां चले आए, मैट्रिक्स में। हाई से लो आएंगे, अपने आप आएंगे, एनर्जी रिलीज होगी और ADP से क्या बन जाएगी, ATP बन जाएगी। तो एक पंथ दो काज ये हो गए कि जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसका भी इस्तेमाल हो गया, और जो प्रोटॉन निकला था उसका भी क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया। तो ओवरव्यू बिल्कुल क्लियर है। अब हमको सिर्फ इतना समझना है कि वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं। लेकिन उससे पहले ओवरव्यू लिख लेते हैं, फिर हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अब नाम नहीं लिखा कि हाँ यही वाला, मतलब इधर से आया है। अब यहाँ बहुत सारे H+ पड़े होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। हाँ वही है, अभी उसके अंदर जाएंगे, अभी उसके अंदर जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है
तो लाओ 4-5 पॉइंट पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैरियर वाला देखेंगे। चलो लिख लो हमारे साथ। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? तो ये वो मैकेनिज्म है जिसमें NADH प्लस H प्लस और FADH2 को क्या किया जाए? ऑक्सीडाइज किया जाए और एनर्जी रिलीज की जाए और उसको यूज किया जाए किसमें? ATP में। यही रियल पर्पज है। ये वो मैकेनिज्म है जिसमें NADH2 FADH2 को तोड़ो, एनर्जी जो इनके पास स्टोर है उसको रिलीज करो और उससे क्या बनवाओ? ATP बनवा लो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ओवर इनर मेम्ब्रेन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू क्या? अदर। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को जाते हैं। इस दौरान जो प्रोटॉन हैं वो पंप किए जाते हैं। कहां से कहां? फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, नहीं, फ्रॉम मैट्रिक्स, फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बाई using energy obtained from oxidation reduction। ETS का मेन पर्पज है ATP सिंथेसिस। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं वो बने किसके होते हैं? तो वास्तव में ये होते हैं साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम कौन कौन से? तो कई साइटोक्रोम होते हैं, जैसे अभी लिख लेंगे। एक साइटोक्रोम A है, एक साइटोक्रोम A3 है, एक साइटोक्रोम B है, एक साइटोक्रोम C है और एक साइटोक्रोम C1 भी है। इतने सारे हैं। A है, A3 भी है, B भी है, C है, C1 भी है। किस क्रम में है वो भी हम आपको बता देंगे। और साइटोक्रोम की खास बात क्या होती है? ये आयरन कंटेनिंग होते हैं। अब हमको रियल में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर किस क्रम में लगे हैं। तो उसका हम एक फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, पहले वो फ्लो चार्ट लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ETS क्या है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बताएंगे, पहले NCERT से देख लेते हैं। ये NCERT का डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम में दिखाया कैसे गया है कि ये यहां से यहां तक इतनी मोटी इनर मेम्ब्रेन है
तो इनर मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ कहीं क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी। ये जगह कौन सी, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। तो इसके बाद ये जगह कौन सी, मैट्रिक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस पे बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 जिसका नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फिर कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 भी है नीचे, और कॉम्प्लेक्स 5 भी है। अभी देखेंगे। इधर देखिए हो क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 पर NADH2 को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों निकला। हमने भी आपको पीछे बताया था कि प्रोटॉन को तो यहाँ पंप कर देते हैं, पंप कर दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ गया, FMN पे गया, फिर आयरन सल्फर पे गया, फिर UQ पर गया, और फिर UQH2 पर। फुल फॉर्म ये UbQ नॉन है, ये UbQ नॉल है। ठीक, रुक जाइए। ये है सक्सिनेट से फ्यूमारेट, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमारिक एसिड बनता है तो NADH2 बनता है, तो FADH2 बनता है। फिर FADH2 टूटेगा तो फिर से FAD बन जाएगा। तो सीधे इन्होंने दिखा दिया है कि सक्सिनेट से फ्यूमारेट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, FAD, फिर आयरन सल्फर को गया, फिर UbQ नॉन को गया, फिर UbQ नॉल। कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स 1 वाला इलेक्ट्रॉन भी UqH2 पहुंच गया, और कॉम्प्लेक्स 2 वाला इलेक्ट्रॉन भी UqH2 तक पहुंच गया। अब इसने दो काम किए, इसके पास जो प्रोटॉन था वो तो यहाँ पंप कर दिए गए, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसको दे दिया, साइटोक्रोम B को। इसके पास भी जो प्रोटॉन थे वो यहाँ पंप कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो साइटोक्रोम B। कहने का मतलब है कि पहले कॉम्प्लेक्स से आने वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरे कॉम्प्लेक्स से आने वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कॉम्प्लेक्स 3 पहले किसको मिला, साइटोक्रोम B, फिर किसको, आयरन सल्फर, फिर किसको, C1, और C1 से किसको मिला, C, और C देखो यहां से चल के यहां आया है। C देखो, C ने क्या किया, साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन लिया और चला आया कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कॉपर A को, उसने साइटोक्रोम A को, फिर साइटोक्रोम A3 को, फिर कॉपर B को, और B ने दे दिया किसको, ऑक्सीजन को, और बन गया क्या, वाटर। यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो गए होंगे। ये प्रोटॉन जब वापस आएंगे किससे, कॉम्प्लेक्स 5 से, तो बनेगा क्या, ATP। तो फ्लो देखिए कैसे सिस्टम से बना है, बड़ा सिंपल सा है। कॉम्प्लेक्स 1 का भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 पर आया, कॉम्प्लेक्स 2 का भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 पर आया, 3 का इलेक्ट्रॉन 4 पे गया, और 4 से आगे ऑक्सीजन को मिल गया। अब उसी को हमने इस चेन में लिख दिया है। यहां देखो, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, TH2 से क्या बना, NAD प्लस बना, इलेक्ट्रॉन निकला, FMN को मिला, आयरन सल्फर को मिला, UQ को मिला, UqH2 को मिला। इधर देखो, दूसरा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट से फ्यूमारेट बना, इलेक्ट्रॉन निकला, FAD, वो FADH2 में कन्वर्ट हुआ, लेकिन फिर से FAD में आ जाएगा। फिर उसके बाद आयरन सल्फर, फिर UQ से UqH2। क्लियर है। UQ क्या है, UbQ नॉन, और UqH2 क्या है, UbQ नॉल है। UbQ नॉन और UbQ नॉल। UbQ नॉल का मतलब उसमें हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, तो ये रिड्यूस भी हो गया है, इसको रिड्यूस्ड UbQ नॉन भी कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। देखो, इसने भी साइटोक्रोम B को दिया, इसने भी साइटोक्रोम B को दिया, फिर साइटोक्रोम C1 को मिला, फिर साइटोक्रोम C को मिला, C ने कॉपर A को दिया, साइटोक्रोम A को दिया, A3 को दिया, B को दिया, और ऑक्सीजन को मिल गया। तो अगर हम सिर्फ साइटोक्रोम देखें तो देखो क्या है, पहले B को मिला, फिर C1 को मिला, फिर C को मिला, फिर A को मिला, फिर A3। तो B, C1, C, A और A3। कौन से कॉम्प्लेक्स में 2 साइटोक्रोम A हैं, इसी में 2 साइटोक्रोम A हैं भाई, A है और A3 है। कौन सा इसमें 2 कॉपर सेंटर हैं, इसी में 2 कॉपर सेंटर, पहले A है फिर कॉपर B है। ये सब रटने वाले सवाल। 4 क्वेश्चन यहाँ। FMN का फुल फॉर्म और FAD का फुल फॉर्म। तो FMN का फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और FAD का फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और UQ का
यूबी क्यूनॉन और यूक्यूएच2 का यूबी क्यूनॉल। क्लियर है? 2 क्वेश्चन और हैं। ये बताओ साइटोक्रोम सी क्या है? तो साइटोक्रोम सी से जुड़े 4 क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला सवाल, साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो इनर मेम्ब्रेन पर तो है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में किधर की तरफ है? आउटर साइड। आउटर साइड मतलब इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ है। एक क्वेश्चन। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मेम्ब्रेन पर चलता है, कहां से कहां? तो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। बस 3 यही क्वेश्चन। फाइनली इलेक्ट्रॉन उठाता कहां से है? साइटोक्रोम C1 से, और देता किसको है? कॉपर ए। आखिरी क्वेश्चन, इस पूरी कहानी में ऑक्सीजन का रोल क्या है? तो ऑक्सीजन का रोल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए इस पूरे सिस्टम में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आंसर क्या देंगे? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन का रियल में रोल कुछ और है। ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो वाटर बना। तो क्या एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए ली गई थी? ऐसा तो नहीं होगा। एरोबिक रेस्पायरेशन में पानी थोड़े बनाना है, बनाना तो मैंने एटीपी था ना, लेकिन ये फिर वाटर बन रहा है। तो क्या ऑक्सीजन का इतना रोल है कि वाटर बनाओ? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब रोल कुछ और है। तो देखो रोल क्या है, देखिएगा ध्यान से। आप ये सोचिए कि यहां से यहां H आते हैं तो एटीपी बनती है। आते क्यों हैं? क्योंकि यहां होते हैं ज्यादा और यहां होते हैं कम। एक समय ऐसा आएगा अगर ऐसे H+ आते रहे तो यहां और यहां क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर चाहते हो कि H+ यहां आए तो यहां कम रखना चाहिए, तो कैसे कम करोगे? यही तो H+ बन भी रहे हैं ना। तो अगर कम करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, एक कोई मशीन लगा दो जो यहां से प्रोटॉन खाती रहे। अगर प्रोटॉन कोई रिमूव करता रहे तो यहाँ H+ क्या बने रहेंगे? कम बने रहेंगे, और तभी एटीपी बनता रहेगा। तो प्रोटॉन कौन रिमूव करेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का असली काम क्या है? तो कहोगे प्रोटॉन रिमूव करना, और तभी ये सिस्टम चलेगा, वरना बंद हो जाएगा। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है ऑक्सीजन क्या है, तो कहोगे फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम सिस्टम। और इसी नाते पूरा सिस्टम ये क्या करता? रन। आप सिर्फ ये सोचो, अगर ये H+ रिमूव ना किए जाएं तो यहाँ के H और यहाँ के H क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो सिस्टम चलेगा? बंद हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम को रन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आंसर देंगे ऑक्सीजन। तो 2 लाइनें लिख लीजिए। लिखिए, साइटोक्रोम C क्या कहता है? तो ये स्मॉल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। कहां है? एट इनर मेम्ब्रेन। किधर की तरफ है? टूवर्ड आउटर साइड। ये है क्या? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां? कहोगे कॉम्प्लेक्स 3 से कहां बेटा? कॉम्प्लेक्स 4। स्पेशली कहां से कहां करेगा? तो स्पेशली उठाएगा साइटोक्रोम C1 से और देगा किसको? कॉपर ए को। रोल ऑफ ऑक्सीजन, ये डिराइव करेगा
इसका टर्मिनल रोल है। क्यों? ये है फाइनल H प्लस एक्सेप्टर, यही है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये ड्राइव करेगा होल प्रोसेस। कैसे? बाय रिमूविंग H प्लस फ्रॉम सिस्टम। H प्लस को क्या करेगा? सिस्टम से रिमूव करेगा। ये सारे काम किसके हैं? कंबाइन कर जाएगा विद इलेक्ट्रॉन एंड क्या? प्रोटॉन टू मेक वाटर। तो साइड हेडिंग डालें एटीपी सिंथेसिस। और यहां एटीपी सिंथेसिस का नाम दूसरा क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फोटो फास्फोराइलेशन क्यों नहीं है? यहां लाइट नहीं है। पौधे को जब अंधेरे में रख दो तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, और जब उजाले में रखो तो फोटो फास्फोराइलेशन होगा। तो जब हम फास्फोराइलेशन पढ़ाए हैं तब आपको बताए थे कि कब इसका नाम फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं और कब इसका नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या बताए थे? सुन लेते हैं। तो शुरू करें। अब लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि एटीपी तब बनेगी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बस वो मेम्ब्रेन कौन सी? तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में है तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और अगर क्लोरोप्लास्ट में है तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ही रहे तो यहीं का पढ़ेंगे केवल। यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाओगे तो इंटर मेम्ब्रेन में ज्यादा और मैट्रिक्स में कम। तो इंटर मेम्ब्रेन में ज्यादा क्यों हो गए हैं? क्योंकि वहां प्रोटॉन पंप किए गए हैं, और पंप करने में लगती है एनर्जी। बस यही अंतर है। फोटोसिंथेसिस में वो एनर्जी सनलाइट वाली होती है, और यहाँ एनर्जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली होती है। इसी नाते यहाँ के फास्फोराइलेशन का नाम ऑक्सीडेटिव है और वहां वाले का नाम फोटो फास्फोराइलेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी क्या करना है कि हम लोगों को पंप करना है कहाँ? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में एनर्जी खर्चा करना है। फिर केमी ऑस्मोटिक ही कहती है कि एटीपी बनता कब है? तो कहोगे जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा कब? जब प्रोटॉन मूव करेगा कहां से कहां? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स में। किस कॉम्प्लेक्स के थ्रू? कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम एटीपी सिंथेज भी होता है। फिर प्रोटॉन वापस आएगा तो एटीपी बनेगा। ये तो पुरानी कहानी है, उसी को लिखना है। लिख लीजिए। एटीपी सिंथेसिस की मैकेनिज्म कौन सी है? कीमो ऑस्मोटिक, केमी ऑस्मोटिक है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहती है? तो कहती है कि एटीपी की सिंथेसिस तभी होगी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा क्या? क्रॉस मेम्ब्रेन। बस यहां मेम्ब्रेन बताओ कौन सी है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा कैसे? तो कहोगे H प्लस पंप किए गए हैं। कहां से कहां? फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। कैसे? बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इसी नाते इस फास्फोराइलेशन का पर्पज नाम क्या पड़ गया? ऑक्सीडेटिव पड़ गया। और अगर ये एनर्जी कौन सी होती? सनलाइट की होती, तो इसी का नाम क्या रखते? फोटोफास्फोराइलेशन। केमी ऑस्मोटिक ही कहती है कि जब ब्रेकडाउन होगा किसका? प्रोटॉन ग्रेडियंट का, तभी क्या बनेगी? तभी एटीपी सिंथेसिस होगी। लेकिन टूटेगा कैसे ये? तो कहोगे H प्लस मूव फ्रॉम कहां से कहां? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस टू कहां? मैट्रिक्स। किसके थ्रू? थ्रू कॉम्प्लेक्स कौन सा? 5 या एटीपी सिंथेज। अब सिर्फ एटीपी सिंथेज के जुड़े 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा और प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा। कैसे बनेगा? तो प्रोटॉन पंप करोगे। और कैसे टूटेगा? जब प्रोटॉन लौटेंगे। पंप करने में एनर्जी लगेगी। एनर्जी अगर वो लाइट वाली है तो फोटोफास्फोराइलेशन, और एनर्जी अगर ऑक्सीडेशन वाली है तो ऑक्सीडेटिव है। एनर्जी अगर लाइट वाली है तो मेम्ब्रेन भी तो अलग होगी। वहां थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन होगी और यहाँ मेम्ब्रेन। तो वहां बहुत साफ साफ एक्सप्लेन ही है कि हम कहाँ एटीपी बना रहे हैं। इस हिसाब से मेम्ब्रेन भी बदलेगी और स्पेस भी बदलेगा। वहां हाई कहाँ थे बेटा? ल्यूमेन में हाई थे, स्ट्रोमा में कम थे। और यहाँ हाई कहाँ है? इंटर मेम्ब्रेनल में हाई है और मैट्रिक्स में कम है। तो अगर हाई से लो जाएंगे तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन की एलॉन्ग, एलॉन्ग को डाउन भी तो कहते हैं। तो ये डाउन इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ चलेगा। बढ़े आगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं। सही है। यहां लिखिए एटीपी सिंथेज और छोटा सा डायग्राम बनाना है।
कॉम्प्लेक्स 5 के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है एफ नॉट पार्ट, और अगर एफ नॉट को देखो तो ये यहां से यहां तक इतनी मोटी, ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है। ध्यान से देखेंगे, कॉम्प्लेक्स 5 के दो हिस्से हैं, एक है एफ नॉट और एक है F1। तो जो एफ नॉट है वो मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, इसी नाते इसको इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इंटीग्रल का मतलब मेम्ब्रेन का ही पार्ट हो जाता है। तो एफ नॉट को कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और ये धसा हुआ है embedded in inner membrane, यही बनाता है चैनल। थोड़ा बहुत याद हो पहले से ही, वहां ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल लिखा था, चैनल लिखा, बात एक ही है। तो चैनल कहो चाहे ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कहो, काहे के लिए? फॉर पैसेज ऑफ H+। H+ को पास करने के लिए रास्ता कौन देगा? तो आंसर क्या देंगे? एफ नॉट पार्ट। इसी का दूसरा हिस्सा है F1 पार्ट, या इसी का दूसरा नाम है हेड पीस। देखो, अगर ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन में धंसा है तो ये बाहर निकला है, इसी नाते इसका नाम है पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये बाहर निकला है, प्रोट्रूड है। बेटा किधर की तरफ निकला है? मैट्रिक्स की तरफ कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ? ये मैट्रिक्स की तरफ निकला है, प्रोट्रूड टूवर्ड मैट्रिक्स। एक बात। दूसरा, यही रियल में एटीपी सिंथेज है। अगर क्वेश्चन पूछेगा वास्तव में एटीपी सिंथेज कौन है, एफ नॉट की F1, तो F1 बताओगे। और यही क्या बनाता है? एटीपी की सिंथेसिस करता है। सवाल यह है कि एक एटीपी बनने के लिए कितने H+ मूव करेंगे? जब हम पढ़ते थे तब 2 मूव कर रहे थे, पढ़ाना शुरू किए तब भी 2 चल रहे थे, अभी 2-3 साल से क्या हो गए हैं? 4 हो गए हैं। इनके हम 2 लिखे हैं, अभी भी पलट के देख लो। कितने H+ मूव करना है? 4 H+। कहां से कहां? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स। फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्या? ईच एटीपी। एक एटीपी बनाने के लिए कितने? तो कहोगे 4H+ मूव फ्रॉम H+ मूव फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस टू मैट्रिक्स। कितने H+ चलाओगे? और हाई से लो कि लो से हाई? हाई से लो।
तो डाउन द ग्रेडियंट होगा देखो काम चलाओ पढ़ाई नहीं करना है, ढंग से पढ़ो। नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसिस किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन टाइप या नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, या तो NADH2 दे रहा है तो FADH2। जैसे एक NADH2 क्या प्रोड्यूस करेगा? 3 ATP, और एक FADH2 क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 ATP। और इलेक्ट्रॉन डोनर है कौन? 2 ही हैं, या तो कौन होगा? NADH2 होगा, और या तो कौन होगा? FADH2। बस इतना ही लिखना है। SGRT पढ़ लीजिएगा, कोई पॉइंट उसमें डाउट में बचेगा नहीं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। हमने सारी बातें इसमें आपको बता दी हैं। तो कितने प्रोटॉन पंप करना है? 4 पंप करना है। NADH2 के ऑक्सीडेशन से जितनी एनर्जी निकली उससे 12 पंप कर दिए, और जब वही 12 लौट के आए तो 3 ATP बन गई। और FADH2 के ऑक्सीडेशन से 8 पंप कर दिए, वही लौट के आए तो 2 ATP बन गई। क्लियर है? बस आज इतना ही पढ़ना है, कल पढ़ेंगे हम लोग आगे।